लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत दूसरा जो पारिभाषिक शब्द है आपका वो है लेन देन। इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा व्यवहार जो मूल्य पर आधारित हो। दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है वो लेन देन कहलाता है। यह माल का क्रय, धन की प्राप्ति, लेनदार को भुगतान, देय आदि हो सकती है। यह एक नगद अथवा उधार सौदा हो सकता है। अर्थात लेन देन वो पारिभाषिक शब्द होता है जिसको आम बोलचाल की भाषा में ऐसा व्यवहार जो कोई घटना पर आधारित होता है अर्थात जिसका कोई मूल्य होता है वो लेन देन कहलाता है। इसमें माल का क्रय करना, धन की प्राप्ति करना, लेनदार को भुगतान करना, वे आदि हो सकती है। व्यवहार नगद और उधार भी हो सकता है। अगला पारिभाषिक शब्द आपका परिसंपत्तियां। परिसंपत्तियां अर्थात ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय से संबंधित होती हैं, जिनको व्यवसाय के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, ऐसी संपत्तियां परिसंपत्तियां या असेट्स कहलाती हैं। ये किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सकता है। परिसंपत्तियों का मूल्य होता है तथा इनका व्यवसाय के परिचालन में भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सुपर बाजार के पास ट्रकों का बेड़ा होता है जिनका उपयोग ये खाद्य पदार्थों की सुपुर्दगी अर्थात सप्लाई के लिए करता है। ट्रक इस प्रकार से उद्यम को आर्थिक लाभ पहुंचाते रहे। इसे सुपर बाजार के तुलन पत्र की परिसंपत्ति की ओर दर्शाया जाएगा। अर्थात इनको जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी किसी भी व्यवसायिक इकाई की, तो उसके परिसंपत्ति पक्ष में इनको असेट साइड में इनको दर्शाया जाएगा। परिसंपत्तियों को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है, चालू और गैर चालू परिसंपत्तियां। परिसंपत्तियों या असेट्स को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, चालू यानी करंट असेट्स और गैर चालू अर्थात नॉन करंट असेट्स। इसका डायग्राम बनाकर आपको प्रेजेंटेशन दे रखा है। उसमें परिसंपत्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग परिसंपत्ति का आता है, वह आती हैं गैर चालू परिसंपत्तियां अर्थात ऐसी परिसंपत्तियां जो वर्तमान समय में व्यवसाय के लिए उपयोगी नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय या गुजरे वाले समय यानी जो व्यवसाय का पुराना समय
था उसमें वो व्यवसाय के लिए उपयोगी थी या आने वाले समय में उपयोगी होगी, ऐसी परिसंपत्तियां गैर चालू परिसंपत्तियां कहलाती हैं। इन संपत्तियों के अंतर्गत स्थिर संपत्तियां, गैर चालू निवेश, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, स्थगित कराधान परिसंपत्तियां जो शुद्ध यानी नेट अपने पास होगी, उन्हीं को गैर चालू परिसंपत्तियों में शामिल किया जाएगा। स्थगित कराधान परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय में वर्तमान समय में प्रचलित नहीं हैं, लेकिन जो स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन उन पे कराधान यानी कर लगाया जाता है। दीर्घकालीन ऋण अर्थात ऐसे ऋण जो किसी व्यवसाय की इकाई हैं, लंबे समय जिनका समय अंतराल 5 से 10 वर्ष होता है, वह ऋण दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत आते हैं। एवं अग्रिम यानी आने वाले समय के लिए ऋण और अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां। इसके अलावा भी कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय में वर्तमान समय में प्रचलित नहीं हैं, लेकिन उनका अस्तित्व गुजरे हुए समय या आने वाले समय में व्यवसाय इकाई से संबंधित था। स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत ऐसी संपत्तियां आती हैं, 4 प्रकार की संपत्तियां आती हैं, जिनके अंतर्गत मूर्त परिसंपत्ति यानी ऐसी संपत्ति या असेस्ट जिसको आप छू सकते हो या जिसे आप देख सकते हो, ऐसी संपत्तियां मूर्त संपत्तियां या दृश्य परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल होती हैं। स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत दूसरा प्रकार आता है अमूर्त परिसंपत्तियां, यानी ऐसी परिसंपत्तियां या असेस्ट जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, अर्थात जिनको छूकर नहीं देखा जा सकता, ऐसी परिसंपत्तियां अमूर्त परिसंपत्तियां कहलाती हैं। पूंजीगत कार्य प्रगति पर ऐसी परिसंपत्तियां भी स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत आती हैं। विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां अर्थात ऐसी अमूर्त संपत्तियां जिनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो परिसंपत्तियां आने वाले समय के लिए व्यवसायिक इकाई के लिए विकास के अधीन अर्थात विकासाधीन हैं, यानी जिनका विकास हो रहा है आने वाले समय के लिए, तो ऐसी परिसंपत्तियों को भी स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। परिसंपत्तियों के अंतर्गत दूसरा प्रकार चालू परिसंपत्तियां, यानी ऐसी परिसंपत्तियां जो प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में व्यवसाय में मौजूद हैं और गतिमान हैं, कार्यशील हैं, ऐसी परिसंपत्तियां चालू परिसंपत्तियां करंट असेस्ट कहलाती हैं। इन संपत्तियों के अंतर्गत चालू परिसंपत्तियां यानी करंट असेस्ट, माल सूची, स्टॉक इनवॉइस जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास जितना स्टॉक है वो स्टॉक की इनवॉइस यानी माल सूची, व्यापार विपत्र, व्यवसाय से संबंधित बिल्स, नगद एवं नगद समतुल्य अर्थात कैश ट्रांजैक्शंस और नगद के समान ऐसे व्यवहार जो रोकड़ से संबंधित हैं, उनको चालू परिसंपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। लघु अवधि ऋण यानी ऐसे ऋण जो 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक होते हैं, ऐसे ऋण
लघु अवधि ऋण या शॉर्ट टर्म लोन एवं अग्रिम प्राप्त राशि को भी चालू परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत अन्य चालू परिसंपत्तियां जो व्यवसाय इकाई से संबंधित हैं उन सभी को करंट असेट्स में शामिल किया जाता है। अगला परिभाषिक शब्द है आपका देयताएं। देयताएं अर्थात जो व्यवसायिक इकाई को जिनका भुगतान करना है, अर्थात ऐसी राशियां जिनका व्यवसाय ने आने वाले समय या गुजरे वाले समय में व्यवसाय ने उनका उपभोग किया है। तो जितनी भी देनदारियां होती हैं वो देयताएं के अंतर्गत आती हैं। ये वह देनदारियां या ऋण हैं जिनका भुगतान व्यवसायिक इकाई ने भविष्य में किसी समय करना है। यह लेनदारों का फर्म की परिसंपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात देनदारियां या ऋण जिनका भुगतान व्यवसाय को आने वाले समय में करना है। ये लेनदारों का फर्म की परिसंपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व करती हैं। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी न कभी उसे धन उधार लेने और उधार वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। उदाहरण के लिए 25 मार्च 2015 को सुपर बाजार ने फास्ट फूड प्रोडक्ट कंपनी से 10,000 रुपये का माल उधार क्रय किया। यदि 31 मार्च 2015 को सुपर बाजार का तुलन पत्र तैयार किया जाए तो फास्ट फूड प्रोडक्ट कंपनी को उसके स्थिति विवरण के देयता पक्ष में लेनदार खाते के देय के रूप में दर्शाया जाएगा। अर्थात कोई भी एक व्यवसाय या व्यावसायिक इकाई जिसको आने वाले समय में कार्य करने के लिए या व्यवसाय संचालित करने के लिए उधार की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, तो ये सब देनदारियों और ऋण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यदि सुपर बाजार दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण लेती हैं तो इसे भी सुपर बाजार के तुलन पत्र में देनदारी के रूप में दर्शाया जाएगा। देयताओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, चालू देयताएं और गैर चालू देयताएं। डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है देयताएं या दायित्व। इसके लिए लायबिलिटीज शब्द का भी उपयोग किया जाता है, यानी आने वाले समय में हमारे क्या लायबिलिटीज होंगे, देयताएं क्या क्या होंगी। देयताओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है। जिस प्रकार संपत्ति को 2 वर्गों में बांटा गया था उसी प्रकार देयताओं को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है। देयताएं का फर्स्ट प्रकार हैं गैर चालू देयताएं यानी नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन ऋण यानी लंबे समय के लिए लिए गए लोन, स्थगित कराधान देयताएं जो शुद्ध रूप से हमारे पास उपलब्ध हो,
अन्य दीर्घकालीन ऋण और अन्य दीर्घकालीन प्रावधान। प्रावधान शब्द का अर्थ होता है यानी आने वाले समय के लिए किसी के लिए एक ऐसा संचय रिजर्व बनाना कि आने वाले समय में हम उनका भुगतान कर सकें। देयताएं का लायबिलिटीज का दूसरा जो प्रकार आता है वो आते हैं चालू देयताएं यानी करंट लायबिलिटीज। इनके अंतर्गत 4 प्रकार आपको बताए गए हैं। फर्स्ट वाला है लघुकालीन ऋण, अर्थात ऐसे ऋण जिनकी अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऐसे ऋण चालू देयताएं या करंट लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग आते हैं। देय विपत्र बिल्स पेबल्स, देय विपत्र या बिल्स पेबल जिनको आने वाले समय में व्यवसायिक इकाई या व्यवसायी संगठन को भुगतान करना है, वह देय विपत्र या बिल्स पेबल कहलाते हैं। अन्य चालू देयताएं अर्थात व्यवसाय से संबंधित अन्य करंट लायबिलिटीज जिनका भुगतान व्यवसाय को करना है। लघुकालीन प्रावधान अर्थात ऐसे दायित्व जिनका भुगतान आने वाले समय में व्यवसाय को करना है, उनके लिए पहले रिजर्व बनाकर उनके प्रावधान स्थापित करना, जिनकी अवधि 1 से 3 वर्ष की होगी, वह लघुकालीन प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार देयताएं या लायबिलिटीज को 2 वर्गों में बांटा गया है। गैर चालू देयताएं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत अगला जो पारिभाषिक शब्द आपका आता है वो आता है पूंजी या कैपिटल। पूंजी किसी भी व्यवसाय की आधारशिला होती है जो व्यवसाय को स्थापित करने के लिए उपयोग में ली जाती है तथा व्यवसाय को सुचारू रूप से गतिशील बनाने के लिए जिस वस्तु का अधिकतम उपयोग किया जाता है वो पूंजी होती है। स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग के लिए किए जाने वाले निवेश इन्वेस्टमेंट को पूंजी कहा जाता है। व्यवसायिक इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, इसलिए इसे तुलन पत्र के देयता की ओर पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए कि पूंजी, कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसको पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए पूंजी को व्यवसाय में लगाता है तो वह पूंजी उस स्वामी का दायित्व बन जाता है। अर्थात जिस व्यवसाय में जितने पूंजी उन्होंने लगाई है तो आने वाले समय में उस पूंजी को वो अपने व्यवसाय से दायित्व के रूप में मानेगा। अर्थात जो पूंजी उन्होंने लगाई है वो उसे अपना दायित्व मानेगा। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत अगला पारिभाषिक शब्द आपका आता है विक्रय अर्थात सेल्स। सेल्स कोई भी वस्तु को बेचना ही विक्रय या सेल्स कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु, माल, स्टॉक्स
कोई भी जो व्यावसायिक इकाई से संबंधित है उसका पहचान करना या उसको बेचना, उसे ही विक्रय या सेल्स कहा जाता है। विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री या उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम है। विक्रय नगद भी हो सकता है और विक्रय उधार भी हो सकता है। बॉक्स नंबर 5 आपको बताएगा कि चालू और गैर चालू मदों में अंतर किस प्रकार किया जाता है। डिफरेंट बिटवीन करंट एंड नॉन करंट ट्रांजैक्शंस। चालू देयताएं एवं परिसंपत्तियां प्रचालन चक्र से संबंधित होती हैं, अर्थात चालू देयताएं और परिसंपत्तियां प्रचालन चक्र से संबंधित होती है। ऐसी गतिविधियां या देयताएं या परिसंपत्तियां जो व्यवसाय के आने वाले समय में गतिशील बनाने के लिए वर्तमान वर्ष में या वर्तमान समय में प्रचालन चक्र से संबंधित होती हैं। चालू देयताएं और परिसंपत्तियों का भुगतान निपटारा 12 माह के भीतर ही करना होता है, अर्थात जो समय एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, 12 महीने का जो समय होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, तो उसके अंतर्गत जितने भी प्रचालन चक्र से संबंधित चालू देयताएं और परिसंपत्तियां आती हैं उनको भुगतान के रूप में उनकी अवधि 12 वर्ष की ही होती है। चालू मदें मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाती हैं। चालू मदें नगद एवं नगद के समतुल्य ही मानी जाती हैं। अगला पारिभाषिक शब्द आपका है आगम, यानी आने वाली ऐसी राशि व्यवसायिक इकाई के अंतर्गत आने वाली राशि आगम कहलाती है। यह वह धन राशि है जो व्यवसाय के वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित करता है। इसे विक्रय आमदनी भी कहा जाता है। आमदनी की अन्य दूसरी मदें जो अधिकांशतः व्यवसायी व्यवसाय में समान रूप से प्रयुक्त होती है। इनमें होता है कमीशन, ब्याज, इंटरेस्ट, लाभांश, प्रॉफिट्स, रॉयल्टी, अधिकार शुल्क, किराया, रेंट, प्राप्त आदि आमदनी को आय भी कहते हैं और इन्हीं को आगम कहा जाता है। यह वह धन राशि होती है जो व्यवसाय में बिक्री करने के पश्चात उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के पश्चात एक व्यवसायिक इकाई अर्जित करती है। इनके अंतर्गत कमीशन, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, किराया प्राप्त आदि को सम्मिलित किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली में
अगला बिंदु आपका है वे, एक्सपेंस। व्यवसाय की एक संगठनात्मक इकाई होती है, तो संगठन को चलाने के लिए या व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ खर्चे या व्यय भी करने पड़ते हैं, तब जाकर कोई व्यवसायिक इकाई कार्यशील प्रणाली में कार्य कर पाती है। यह व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत, कॉस्ट है। साधारणतया व्यवसाय का मापन एक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की गई परिसंपत्तियों या उपयोग की गई सेवाओं के रूप में किया जाता है। वे के अधिकांश मदे मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, किराया, रेंट, मजदूरी, वेजेज, वेतन, सैलरीज, ब्याज, इंटरेस्ट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वाटर, दूरभाष इत्यादि की लागत को एक व्यावसायिक इकाई व्यय के रूप में मानेगी। अगली परिभाषिक शब्दावली आपकी हैं खर्च, एक्सपेंडिचर। ये किसी लाभ, सेवा या संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न करना। खर्च के उदाहरण हैं वेतन, माल का क्रय, मशीन का क्रय, परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर का क्रय, परचेज ऑफ फर्नीचर आदि। यदि व्यय का लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है, इसे व्यय कहेंगे। इसे आगम व्यय कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यय जो किसी चालू वर्ष से संबंधित रहेंगे या चालू वर्ष के अंतर्गत ही प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसे व्यय को व्यय कहेंगे या इन्हीं को आगम कहा जाएगा। दूसरी ओर यदि खर्चे का लाभ 1 वर्ष से अधिक मिलता है तो इसे संपत्ति माना जाएगा। इसे पूंजीगत व्यय भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मशीन, फर्नीचर आदि का क्रय करना। अगली परिभाषित शब्दावली है आपका प्रॉफिट या लाभ। व्यवसाय की परिभाषा के अंतर्गत लाभ को मान्यता दी जाती है। बिना लाभ के ना तो कोई व्यवसाय किया जा सकता है, अर्थात व्यवसाय करने का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करने के साथ साथ लाभ अर्जन करना होता है। लाभ लेखांकन वर्ष में व्ययों पर, एक्सपेंडिचर पर आमदनी का आधिक्य है। इसमें स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है, अर्थात 1 वर्ष के अंतर्गत जितने वे व्यवसायिक इकाई ने करे हैं उनसे अधिक अगर उनको आगम या आय प्राप्त हुई है तो इस प्रक्रिया को लाभ की स्थिति कहा जाता है। इसके कारण ही स्वामी की जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, उसमें निरंतर वृद्धि होती है। अगला पारिभाषिक शब्द आपका है अभिवृद्धि। व्यवसाय से प्रासंगिक घटनाओं अथवा लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं स्थायी संपत्ति का विक्रय, न्यायालय में किसी मुकदमे को जीतना, किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि। अभिवृद्धि
वह राशि होती हैं जो व्यवसाय में प्रासंगिक घटनाएं यानी अचानक जो घटनाएं घटती हैं जिनके कारण व्यवसाय को लाभ या अकस्मात कोई लाभ हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं या ऐसी अभिवर्धियां कहलाती हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे कोई स्थायी संपत्ति फिक्सेड असेट को सेल्स कर देना, न्यायालय में किसी मुकदमे को जीत जाना जिसके कारण व्यवसाय के प्रॉफिट में वृद्धि हो जाना, किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाना आदि समस्त प्रक्रियाएं अभिवृद्धि के अंतर्गत व्यवसायिक इकाई में सम्मिलित की जाती है। अगला पारिभाषिक शब्द आपका है हानि अर्थात लॉस। किसी अवधि की संबंधित आगम से वे अधिक को हानि करते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई व्यवसायिक इकाई लाभ अर्जन के उद्देश्य से कार्य करती है, तो निश्चित प्रक्रिया या व्यवसाय संचालित होने के दौरान कोई ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जिसके कारण उसके व्यय तो अधिक हो जाते हैं, लेकिन आगम उतनी या आमदनी उतनी नहीं हो पाती। तो आमदनी पर व्ययों का अधिक्य या खर्चों एक्सपेंस का अधिक्य हानि कहलाता है। इसे स्वामी की पूंजी घटती है। ये मुद्रा अथवा मुद्रा समतुल्य लागत पर व्यय में हुई हानि की पुनः वसूली न होने की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए चोरी अथवा आग दुर्घटना आदि से रोकड़ अथवा माल का नष्ट होना, इसमें स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय पर होने वाली हानि भी सम्मिलित की जाती है। अगली पारिभाषिक शब्दावली में आपका आता है बट्टा। बट्टा जिसको डिस्काउंट कहा जाता है, बट्टा एक तरह की छूट होता है जो व्यवसाय को या कंज्यूमर या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य शीघ्र भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में बट्टा भुगतान को शीघ्र प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है। बट्टा विक्रय की गई वस्तुओं के मूल्य में कटौती को कहते हैं। ये दो प्रकार से दी जाती हैं। एक ढंग से वस्तुओं के विक्रय पर सूची मूल्य पर तय प्रतिशत से कटौती की जाती है। ऐसी छूट को व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। अर्थात व्यापारिक बट्टा वह बट्टा होता है जो एक ढंग से वस्तुओं के विक्रय पर सूची मूल्य पर तय प्रतिशत के आधार पर कटौती करने को व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। यह साधारणतः विनिर्माताओं द्वारा थोक व्यापारियों को एवं थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर विक्रेताओं को दी जाती है। वस्तुओं के उधार विक्रय पर देनदार यदि भुगतान तिथि अथवा उससे पहले देय राशि का भुगतान कर देते हैं तो उन्हें देय राशि पर कुछ छूट दी जा सकती है। ये कटौती देय राशि पर भुगतान कटौती के समय ही दी जाती है, इसलिए इसे नगद कटौती भी कहा जाता है। नगद कटौती एक ऐसा प्रोत्साहन है जो देनदारों को तुरंत भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। अगला पारिभाषिक शब्द है आपका प्रमाणक। किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम माल नगद खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो मिलता है। यदि हम इसे उधार खरीदते हैं तो हमें बीजक मिलता है। जब हम भुगतान करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है। प्रमाणक
अर्थात ऐसा साक्ष्य जो अपने क्रय या विक्रय करने की गवाही देता है। जैसे विक्रय करेंगे तो स्लिप मिलना, या कोई नगद क्रय करेंगे तो कैश मेमो दिया जाता है। आप कोई भी वस्तु का विक्रय या क्रय किया जाता है तो उसके बदले में आपको कुछ बिल्स या बीजक मिलता है जो हमें भुगतान करते समय रसीद के रूप में प्राप्त होता है। तो कोई भी वस्तु को क्रय विक्रय करने पर जो प्रमाण वस्तु अपने को मिलती है वो प्रमाणक की श्रेणी में उसको शामिल किया जाता है। अगली पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आपका आता है माल। यह वह उत्पाद है जिसे व्यवसाय कारोबार करता है, वह माल कहलाता है। अर्थात जिनका वो क्रय एवं विक्रय अथवा उत्पाद एवं विक्रय कर रहा है, जिन वस्तुओं को व्यवसाय में उपयोग के लिए खरीदा जाता है उन्हें माल नहीं कहते। उदाहरण के लिए फर्नीचर विक्रेता यदि मेज एवं कुर्सियां खरीदता है तो ये माल है, लेकिन दूसरे के लिए ये फर्नीचर परिसंपत्ति माना जाता है। इसी प्रकार से स्टेशनरी का कारोबार करने वाले व्यक्ति के लिए स्टेशनरी माल है, जबकि दूसरों के लिए ये वे की एक मद है, ये क्रय नहीं है। अगला पारिभाषिक शब्द आपका है क्रय अर्थात परचेज। कोई भी वस्तु खरीदना ही क्रय कहलाता है। इसी को पारिभाषिक शब्द में परचेज कहा जाता है। क्रय एक व्यवसाय द्वारा नगद या उधार प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य है जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया जाता है। एक व्यापारिक इकाई में माल को क्रय उसी रूप में या विनिर्माणी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विक्रय के लिए किया जाता है। एक उत्पाद इकाई में कच्चा माल क्रय किया जाता है, फिर उसे तैयार माल में परिवर्तित करके बेचा जाता है। क्रय नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। अगली पारिभाषिक शब्दावली आपकी है आहरण ड्रॉविंग्स। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो कोई व्यवसाय में या व्यवसायिक इकाई या व्यवसाय संगठन में कार्य करता है तो अपने निजी उपयोग के लिए जो वस्तु वो व्यवसाय से निकालता है वह आहरण या ड्रॉविंग्स कहलाता है। उसमें नगद वस्तु भी हो सकती है और धनराशि भी हो सकती है। व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई नगद धनराशि या वस्तुएं आहरण हैं। आहरण स्वामियों के विनियोग को घटाता है। आहरण स्वामियों के विनियोग को घटाता है। अगला पारिभाषिक शब्द आपका है स्टॉक्स। किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं अतिरिक्त पुर्जे अन्य मदे हाथ में होती हैं उनका मापन रहतिया स्टॉक कहलाता है। इसे हस्तस्थ रहतिया भी कहते हैं। एक व्यापारिक इकाई में स्टॉक से अभिप्राय उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बिका रह गया है। इसे अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम स्कंद भी कहते हैं।
ये एक उत्पादन कंपनी के अंतिम स्टॉक में अंतिम दिन का कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल या निर्मित स्टॉक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किसी लेखांकन वर्ष की प्रारंभिक स्टॉक राशि होती है। स्टॉक एक ऐसा माल होता है जो वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ रह जाता है या बच जाता है। तो ऐसा माल स्टॉक कहलाता है। इसको अंतिम स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम स्कंद कहा जाता है। इसी प्रकार व्यवसाय के प्रारंभ में जो माल व्यवसाय के पास अवेलेबल या मौजूद होता है तो वो लेखा वर्ष में प्रारंभिक स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। अगला पारिभाषिक शब्द आपका है देनदार। देनदार प्राप्य खाते वे व्यक्ति या इकाइयां हैं जिनसे व्यावसायिक संस्था को उससे वस्तुएं या सेवाएं उधार प्राप्त करने के बदले कुछ धनराशि लेनी। इन व्यक्तियों का इकाइयों द्वारा कुल प्राप्य राशि को अंतिम दिन तुलन पत्र में विविध देनदारों सन्ड्री डेब्टर्स के रूप में परिसंपत्ति में दर्शाया जाता है। देखिए, देनदार डेब्टर्स वह व्यक्ति होते हैं जो व्यावसायिक संस्था को उससे कोई वस्तुएं या सेवाएं उधार प्राप्त करने के बदले कुछ धनराशि लेते हैं। इन व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा कुल प्राप्त राशि को अंतिम दिन तुलन पत्र में सन्ड्री डेब्टर्स के रूप में परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। अगला पारिभाषिक शब्द आपका है लेनदार अर्थात क्रेडिटर्स। लेनदार वे व्यक्ति एवं इकाइयां हैं जिनका किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा उनसे उधार वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करने के बदले भुगतान करना है। इन व्यक्तियों या इकाइयों को देय कुल धन राशि को अंतिम दिन स्थिति विवरण के विविध लेनदारों सन्ड्री क्रेडिटर्स देय खाते के रूप में देयता पक्ष में लायबिलिटीज साइड में दर्शाया जाता है। अर्थात लेनदार वे व्यक्ति होते हैं जिनको आने वाले समय में उनकी सेवाओं और उधार वस्तुओं के बदले में भुगतान करना। इन व्यक्तियों या इकाइयों को कुल धनराशि को अंतिम दिन स्थिति विवरण में विभिन्न लेनदारों और देय खातों के रूप में लायबिलिटीज पक्ष में प्रेजेंट किया जाता है। अगला आपका बॉक्स है सोए जाचिए बॉक्स नंबर 5। इसमें कुछ शब्दावली आपको दे रखी है। उस शब्दावली को समझना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार आपने लेसन का अध्ययन किया उसके अंतर्गत आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है। मेसर्स सनराइज ने 5 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश से स्टेशनरी क्रय विक्रय का व्यवसाय प्रारंभ किया। इस राशि में से उसने 1 लाख रुपए फर्नीचर एवं 2 लाख रुपए की स्टेशनरी का सामान खरीदने पर व्यय किया। उसने एक विक्रेता
एवं एक लिपिक की नियुक्ति की। महीने के अंत में 5,000 रुपये उसके वेतन के भुगतान की। जो स्टेशनरी उसने क्रय की थी उसमें से कुछ तो उसने 1,50,000 रुपये में नगद भेज दी तथा कुछ रवि को 1,00,000 रुपये में उधार बेची। इसके पश्चात उसने श्री पीस से 1.5 लाख रुपये की स्टेशनरी का सामान खरीदा। अगले वर्ष के प्रथम सप्ताह में अग्नि दुर्घटना हुई जिसमें 30,000 रुपये के मूल्य की स्टेशनरी स्वाहा हो गई अर्थात जल गई। 40,000 रुपये की लागत की मशीनरी के एक भाग को 45,000 रुपये में उसने बेच दिया। उपर्युक्त के आधार पर निम्न का उत्तर आपको देना है। मेसर्स सनराइज ने कितनी पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया? आप ऊपर आएंगे और बॉक्स में देखेंगे मेसेज सनराइज ने 5 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश से स्टेशनरी क्रय विक्रय का व्यवसाय प्रारंभ किया। अर्थात फर्स्ट बिंदु का जो आपका आंसर होगा मेसर सनराइज ने कितनी पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, तो इसमें आपका जवाब या उत्तर होगा 5 लाख रुपए की पूंजी से। अगला क्वेश्चन है आपका, उसने कौन कौन सी स्थायी संपत्तियां खरीदी? उसने 1 लाख रुपए का फर्नीचर, तो स्थायी संपत्ति के अंतर्गत फर्नीचर को ही शामिल किया जाएगा। तो इसमें 1 लाख रुपए की संपत्ति उन्होंने स्थायी संपत्ति खरीदी। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रय किए गए माल की कीमत क्या थी? तो विक्रय किए गए माल की कीमत 2 लाख रुपए थी। विक्रय किए गए अर्थात खरीदे गए माल की कीमत 2 लाख रुपए थी। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है, लेनदार कौन था, उसको कितनी राशि दे हैं? अर्थात लेनदार कौन सा व्यक्ति था और उनको कितनी राशि देनी है? तो मेसर सनराइजर्स 5 लाख से प्रारंभिक व्यवसाय से स्टेशनरी व्यवसाय प्रारंभ करता है। इसमें लेनदार श्री पीस था और उसको 1.5 लाख रुपए की राशि देनी है। इसके पश्चात उसने श्री पीस से 1.5 लाख रुपए की स्टेशनरी का सामान खरीदा था, तो लेनदार श्री पीस था और उसको 1.5 लाख रुपए की राशि आपको देनी है। तो क्रेडिटर्स कौन हो गया आपका? श्री पीस, उसको 1.5 लाख रुपए की राशि आपको लायबिलिटीज के रूप में देनी है। क्वेश्चन नंबर 5, उसने कौन कौन से व्यय किए? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसने कौन कौन से व्यय किए? रवि ने 5,000 रुपये व्यय किए। महीने के अंत में 5,000 रुपये का वेतन भुगतान किया, तो उन्होंने केवल 5,000 रुपये के व्यय किए। उसे कितना लाभ हुआ? उसे कितना लाभ हुआ? तो उसको 5,000 रुपये का लाभ हुआ। उसे कितनी हानि हुई? तो उसे 30,000 रुपये की हानि हुई। इस प्रकार आपका प्रथम लेसन लेखांकन एक परिचय अंतिम पड़ाव में है। पॉइंट नंबर 8 है, उसका देनदार कौन है, उसे कितनी राशि प्राप्त होनी? उसका देनदार रवि है जिसको 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त होनी। उसने कुल कितनी राशि व्यय की और कितनी
कुल कितनी हानि हुई। उसने 3,35,000 रुपये की राशि वे की और 35,000 रुपये किसको हानि। बताए कि निम्न मध्य परिसंपत्तियां हैं या देयताएं हैं, आगम हैं, वे हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, विक्रय। अर्थात इनमें आपको बताना है कि कौन सी राशि देयताएं हैं, आगम है एवं वे हैं तथा इनमें से कोई भी नहीं है। फर्स्ट राशि आपकी आती है, निम्न मद में आपका फर्स्ट आता है विक्रय। तो विक्रय परिसंपत्तियां होता है, यह आपको अच्छे से मालूम है। देनदार देयताएं होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। लेनदार देनदार देयताएं होते हैं। प्रबंधक को वेतन, देनदार को छूट, स्वामी का आहरण आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार आपका ये लेसन लेखांकन एक परिचय कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आपको अगला लेसन कंटेंट में उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।